आपकी राजनीति करने के लिए बहुत सारे मैदान है ममता जी, कोई मैदान आप तय कर दो, कर लेंगे दो दो हाथ। आपकी राजनीति करने के लिए बहुत सारे मैदान है ममता जी, कोई मैदान आप तय कर दो, कर लेंगे दो दो हाथ। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, क्या बंगाल के गरीब का अधिकार नहीं है? क्या बंगाल के गरीब को अपने बूढ़े बाप का छोटे बच्चे की इलाज कराने का अधिकार नहीं है? और मैं आज बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये सरकार बंगाल के गरीबों के अधिकार को रोक कर बैठी। हम किसानों को पैसा भेजना चाहते हैं, किसानों की सूची नहीं मिलती। किस प्रकार की व्यवस्था आप कर? राजनीति की भी एक हद होती है और आप हमें कह रही है हम राजनीति कर रहे हैं। देश भर ने आयुष्मान भारत योजना स्वीकार ली, अंत में अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्वीकार ली, मगर ममता दीदी आप क्यों नहीं स्वीकार रही हो? बंगाल की जनता आपको पूछना चाहती है और मैं भी पूछना चाहता हूं। मगर मैं बंगाल वालों को आश्वस्त करना चाहता हूं, चुनाव समाप्त होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ के एक ही मिनट के बाद आयुष्मान भारत योजना वहां पर लागू होगी। ममता दी, हमारा आप हिसाब मांगती हो, मैं तो हिसाब लेकर आया हूं। आप कल जरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके 10 साल का हिसाब दीजिएगा और ध्यान से दीजिएगा, कहीं बम धमाकों की संख्या मत बता दीजिएगा, बंद फैक्ट्रियों की संख्या मत बता दीजिएगा, भाजपा के मार दिए कार्यकर्ताओं की संख्या मत बता दीजिएगा। हिसाब लाना है तो विकास का लेकर आइए ममता दी, मैं आपको कहता हूं कल आप हिसाब लेकर आइए। मित्रों, एक जमाना था जब यूपीए की सरकार यहां पर चलती थी और यूपीए की सरकार चलती थी तब पाकिस्तान से हर रोज आतंकवादी घुसते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। दिल्ली के दरबार में कोई उफ तक नहीं करता था, माथे पर जूं नहीं रेंगती थी। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 2014 में अधिकार दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उरी और पुलवामा में आतंकवादियों ने हमला किया, मगर इस बार स्थिति बदल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर अपने जवानों के खून का बदला लेकर अपने नर बांकुरे वीर बांकुरे वापिस आए। कि हमारी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कश्मीर के लिए, कश्मीर की भूमि पर बलिदान दिया था और मैं तो जब से कार्यकर्ता बना 14 साल की उम्र से, तब से नारे लगाते थे हम लोग कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मित्रों, मोदी जी ने अगस्त महीने में 2019 में संसद के अंदर बिल पारित कराया और धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया और आज कश्मीर भारत माता का मुकुट बनी बना। देश के करोड़ों लोग चाहते थे कि जहां श्री राम का जन्म हुआ वहां भव्य राम मंदिर बने। सब लोग चाहते थे। कई आंदोलन हुए, 150 साल पुराना केस समाप्त नहीं होता था। कांग्रेस सरकार की नीति थी केस को लटकाए रखो, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहो, मसलों को उलझाते रहो, दंगे होते रहते हो। मोदी सरकार आई, सटीक आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे गए, परिणाम आया और मोदी जी ने अभी गत ही लोकसभा के सेशन के अंदर, लोकसभा के अंदर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट की रचना की घोषणा कर राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त कर दिया और कुछ ही महीनों में आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर, जहां श्री राम का जन्म हुआ था, उसी भूमि पर हम देख पाएंगे। तीन तलाक का मामला था, करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों को अन्याय होता रहा, सालों तक अन्याय होता रहा, इसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था शाहबानू के केस में, कांग्रेस सरकार ने आदेश को पलटा, कानून लाए और ट्रिपल तलाक को चालू रखा। मोदी सरकार ने मुस्लिम माताओं और बहनों को, बच्चियों को
अपना अधिकार देने का कदम उठाया और ट्रिपल तलाक को तलाक देकर संविधान के बाहर करने का। मैंने ममता जी का चेहरा उस दिन देखा था, गुस्से से लाल बबूला हो गई थी, नाम देने की बोलने की तमीज भी नहीं रही थी। मैंने इतना गुस्से किसी व्यक्ति को कभी नहीं देखा कि हम इसका विरोध करेंगे, एडी चोटी का विरोध करेंगे। संसद में भी किया, रोड पर भी किया, रैलियां निकाली। मैं ममता दीदी को आज इतना पूछना चाहता हूं कि मतुआ समाज के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये नाम शूद्रों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बांग्लादेश से जो बंगाली भाई आए हैं उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? और मैं ममता जी को कहना चाहता हूं कि आप सीएए का विरोध कर रही है, जब मतपेटियां खुले तब देख लेना कि बंगाल की जनता को बंगाल की जनता आपको राजनीतिक शरणार्थी बनाने वाली है। सीएए का विरोध आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हमने दूसरा काम किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। राहुल बाबा जब चुनाव में घूमते थे, किसानों का ऋण माफ करो, किसानों का ऋण माफ करो। लोक लुभावन वादे करने में कांग्रेस का कोई स्पर्धा में जीत ही नहीं सकता। मगर मैं आज बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं कि यूपीए ने 10 साल में एक बार किसानों का ऋण माफ किया। 3.5 करोड़ किसानों को 60,000 करोड़ रुपया माफ किया। वो कहते हैं, आंकड़े कुछ और है, मगर इनका दावा मान भी ले तो 3.5 करोड़ लोगों को 60,000 करोड़ रुपया आपने माफ किया। राहुल बाबा ध्यान से मेरी बात सुनना जरा। और मोदी जी ने हर किसान को 6,000 रुपया देने की बात की। 9.5 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 72,000 करोड़ रुपया पहुंच गया है और हर साल 6,000 रुपया पहुंचने वाला। मगर फिर से बंगाल वाले आप ताली मत बताएं, क्योंकि किसानों का सूची जो राज्य सरकार ने केंद्र को देना चाहिए, ममता दीदी नहीं देती है। उनको डर है कि मोदी जी का 6,000 रुपया आ जाएगा तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। अरे ममता जी, राजनीतिक लड़ाई लड़ लेंगे, काहे को बंगाल के किसान को आप दुखी कर रही हो? वो बेचारे साइक्लोन का मारा हुआ है, कोरोना का मारा हुआ, उसको 6,000 रुपया चाहिए। आप क्यों बीच में रोड़ा बनी हो? एक सूची भेज दो। मैं आपको कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं, शनिवार को सूची भेज दीजिए, हम सोमवार को पैसा भेज देंगे, हम तनिक मात्र देंगे। और ममता जी पॉलिटिकल तंज कसती है। हम ठीक नहीं चला रहे तो आकर संभाल लीजिए। भाई हमसे तो जो बन पड़ता था वो करा। 11,000 करोड़ रुपया हमने सीधा बंगाल की जनता के खाते में भेजा है और बंगाल सरकार को भी जो देना निकलता था वो निकलता। हमने कोई पक्षपात नहीं किया। मगर आप हमें कह रही है ममता जी कि भाजपा वाले संभाल ले, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरा करने वाली है। चुनाव के अंदर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब ममता जी ने ये प्रवासी मजदूर जो अपने माँ बाप और पत्नी और बच्चों को मिलने आ रहे थे, कोरोना संकट में अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, उनकी ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस नाम दिया। हमने उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया। ममता दीदी ने कोरोना एक्सप्रेस कहा। ममता दीदी, एक कोरोना एक्सप्रेस आपने जो कहा है, बंगाली श्रमिकों का, बंगाली मजदूरों का जो अपमान किया है, एक कोरोना एक्सप्रेस ही आपको बंगाल के बाहर एग्जिट करने का एक गेटवे बन जाएगी। वो बंगाल को आज क्या हो गया है? जो बंगाल को सोनार बांग्ला कहते थे, वो बंगाल को आज क्या हो गया है? जहां रविंद्र संगीत की धुन सुनाई देती थी, गूंज सुनाई देती थी, वो बंगाल आज बम के धमाकों से दहल कर रह गया है। गोलियों की आवाज, लोगों की चीखों से, हत्याओं से सुन्न रह गया है। राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम हिंसा हो सकती है क्या? किसी की रैली न करने देना, किसी से बात। अब ममता जी अब क्या करोगी? चलो हम तो वर्चुअल रैली से बंगालियों से बात कर रहे हैं, अब आप क्या करोगी?
रोड लोग रोक देंगे, हेलीकॉप्टर रोक देंगे। ममता जी, आप परिवर्तन को नहीं रोक सकती। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हुए, जाने गई, कई सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, ये लोकतंत्र है क्या? पत्रकारों पर फर्जी एफआईआर लगाई जाती है, प्रचार माध्यमों को मजबूर किया जाता है कि पत्रकारों को निकाल दो क्योंकि वो दीदी के खिलाफ लीड रहे हैं। होमगार्ड को एक पार्टी की सेना बनाकर रख दिया। ये बंगाल को लोकतंत्र की दिशा में ले जाने की दिशा में बंगाल की जनता को पूछने आया। और ममता दीदी को मैं कहना चाहता हूं, ममता दीदी, हिंसा का कीचड़ जितना फैला होगी, भाजपा का कमल इतना ही प्रदीप्त होकर बाहर। हम हिंसा से डरने वाले लोग नहीं है। बलिदान का मेरी पार्टी का इतिहास है। मेरे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की भूमि पर बलिदान दिया है, संस्कार हमें दिया है। आप हमें रोक नहीं सकती, आप हमें दबा नहीं सकती। मगर मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल का विकास हुआ है क्या? ये पैसे कहां गए? सिंडिकेट की भेंट चढ़ गए। मैं आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से करोड़ों बंगालियों का आह्वान करना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट और तृणमूल दोनों को आपने आजमाया है, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। एक 5 साल की सरकार के बाद बंगाल में भ्रष्टाचार नहीं होगा, टोलबाजी नहीं होगी, घुसपैठ नहीं कर पाएंगे, परिवारवाद समाप्त हो जाएगा, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, हिंसा बंगाल की सीमाओं के बाहर हम छोड़कर आएंगे, आतंक बंगाल के अंदर घुस नहीं पाएगा और बम की फैक्ट्री वाले जो है वो पहले ही जीत की काउंटिंग होते ही बंगाल छोड़ने के लिए अपना बिस्तरा बोरी उठाने का काम करें। मैं आज आपको एक हिंदी की मशहूर कविता दिखाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। मित्रों, कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां सिर्फ आंदोलन करने के लिए नहीं आई। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं और हिंदी में है, मगर मैं मानता हूं कि आप मेरी ये सुंदर कविता किसी कवि की है, इसका अर्थ समझेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक पीड़ा का पहाड़ है, वहां से गंगा निकालने की कवि बात कर रहा है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ही नहीं, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं अंत में सभी बंगाल के कार्यकर्ता और बंगाल की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है, देश की पूरी जनता 130 करोड़ लोग स्वदेशी चीजों का, स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करे।